प्यारे विद्यार्थियों, आपका सलाह सुगम यूट्यूब चैनल में हृदय से स्वागत है। आज हम दूसरा टेंस सिंपल पास्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया है और टेंस से पूर्व की जो हमें जानकारी होनी चाहिए उसका भी हमने अध्ययन कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उनके लिंक पर क्लिक करके आराम से देख सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस की सबसे पहले बात करते हैं हम, इसकी हिंदी पहचान क्या है। कैसे पता लगेगा कि वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का है। तो जो हिंदी वाक्य होते हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में कुछ शब्द आते हैं, जैसे या, ये और था, थे, थी। इसके अलावा आ की मात्रा, आ की आवाज़ आ सकती है, ई की आवाज़ आ सकती है और इनकी ध्वनि आ सकती है। कहाँ आ सकती है ये? वाक्य के अंत में। ठीक है, तो वाक्य के अंत में ये वाक्य या, ये, था, थे, थी या आ, ई, एक की ध्वनि से समाप्त होते हैं। जैसे मोहन बाजार गया, तो यहाँ पर क्या आ गया? या आ गया और आ की मात्रा, आ की आवाज़ भी आ गई है। ठीक है, ये हो गई इनकी हिंदी पहचान। अब इनकी एक और हिंदी पहचान की हम बात कर लेते हैं। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। हम तीसरी बात करते हैं कि ये जो हमारी भूतकाल की आदत होती है, भूतकाल की आदत को शो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐतिहासिक घटना हो, आप किसी भी ऐतिहासिक घटना का अगर जिक्र करेंगे तो वो हमेशा किस में होगा? सिंपल पास्ट टेंस में। इसके अलावा हम बात करें आपके अनुभव, आप जो भी अनुभव शेयर करेंगे या आपकी अनुभूति, तो वो किस में आएगी? सिंपल पास्ट टेंस में आएगी। तो ऐसे वाक्य हमेशा सिंपल पास्ट टेंस के होंगे जो या, ये, था, थे, थी या आ, ई, एक ध्वनि से समाप्त होते हों, या जिन वाक्यों को पढ़ करके हमें ऐसे लगे कि ये भूतकाल की आदत है, ये ऐतिहासिक घटना है, ये किसी व्यक्ति का अनुभव है। ठीक है, और हम आप आगे बात कर लेते हैं कि इन वाक्यों में हमेशा क्या होगा? इन वाक्यों में हम हमेशा निकट भूतकाल की बात करेंगे, निकट भूतकाल की चर्चा होगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इसकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, निकट भूतकाल की चर्चा। ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस लिख करके आपको इसके बारे में आगे बताने का प्रयास करता हूं। जैसे मोहन बाजार जाता था, तो यहां क्या लग रहा है आपको? आदत लग रही है ना, भूतकाल की, जाता था। ठीक है, अब और कहें सीता ने खाना पकाया, देखो यहां पर या आया और आग की आवाज भी आ रही है। और कोई भी वाक्य, कोई भी आप बता सकते हो जो आपको ऐसे लग रहा हो कि भाई ये सेंटेंस क्या है? सिंपल पास्ट टेंस का है। जैसे मैंने परीक्षा के लिए क्या की? कड़ी मेहनत की। ठीक है, तो यहाँ ई की मात्रा आ रही है। तो इस प्रकार हम सरल तरीके से बता सकते हैं कि ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। इसकी सिंपल पास्ट टेंस की क्या पहचान रहेगी, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं। इंग्लिश रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, देखिए
इसका जो सेंटेंस होगा, इस सेंटेंस में इसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमेशा डिड आएगी। क्या आएगी? डिड आएगी। ठीक है, इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो, ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हो। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं कि इनके जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं हम। इनके जो इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक एंड नेगेटिव जो सेंटेंस होंगे उनमें क्या रहेगा? उनमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर आते हैं। ठीक है, अगली पहचान इनकी लेते हैं हम। इनमें भूतकाल की घटना को बताने वाले शब्द जरूर आते हैं, जैसे यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे वगैरह है, ये जो भी शब्द होते हैं वो भूतकाल की घटना बताने वाले शब्द वो जरूर आते हैं। ठीक है, एक और इसमें है कि ऐसे वाक्य जिसमें आदत वगैरह हो तो वह उनके अंदर यूज्ड टू का प्रयोग जरूर होता है। यूज्ड टू का प्रयोग जरूर होता है। अब कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों आई? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कंबाइंड माना जाता है। यहाँ पर अज्यूम कर लिया जाता है कि यहाँ पर डिड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी इंग्लिश पहचान। अब आपको एक बात और मैं बता दूं यहाँ पर कि जो हमारा वाक्य का सब्जेक्ट होता है वो को रिलेटेड होता है किससे? हेल्पिंग वर्ब से। यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब भी उस टेंस की चेंज होगी। लेकिन आपको मैंने यहाँ बताया कि इसकी केवल मात्र एक ही हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? एक ही हेल्पिंग वर्ब है, और वो कौन सी है? डिड। ठीक है, तो ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहे कोई से भी ले लो, सिंगुलर या प्लूरल, सभी के लिए क्या आएगा? चाहे आपका सिंगुलर हो या आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो सभी में क्या आएगा? डिड ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब एक और बात बता दूं आपको, वो भी आप नोट कर लें। वो ये है, इसके आप ऑल सब्जेक्ट ले लो। ऑल सब्जेक्ट, इन अफर्मेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। ये भी इसकी एक स्पेशल बात है। चाहे कुछ भी लो, सेकंड फॉर्म ही आएगी, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया सिंपल पास्ट टेंस की हिंदी और इंग्लिश पहचान क्या है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे इसके वाक्यों के प्रकार के बारे में। वाक्यों के प्रकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम टेंस पढ़ रहे थे, कौन सा? सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, अब इसका जो पहला वाक्य का प्रकार है उसकी हम बात करेंगे। तो पहला प्रकार हम ले लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको भाग 1 के अंदर बताया था कि सेंटेंस का निर्माण हमेशा कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से, यानी कि SVO से क्या होगा? वाक्य का निर्माण होगा। ये एक कॉमन फॉर्मूला है। क्या है?
कॉमन फॉर्मूला। ठीक है, अब इस सेंटेंस के अनुसार हम बात कर लेते हैं। इस टेंस के अनुसार क्या होगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी? वर्ब, और वर्ब के बाद में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में आ जाएगा आपके अदर्स। अब आप देखेंगे कि ये जो वर्ब है, ये वर्ब दो पार्टों से मिलके बनती है। एक हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मेन वर्ब से। अब जबकि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अफर्मेटिव वाक्य के अंदर क्या नहीं आती है? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहां पर क्या आएगी? मेन वर्ब आएगी। और मेन वर्ब भी कौन से रूप में आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में, वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में आएगी। अब यहां पर ये इसका एक कॉमन चीज आ जाएगी। ठीक है, अब यहां एक चीज ध्यान रखना आप, सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो या आपका प्लूरल हो, वो कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कितनी है? एक ही है। तो इसका एक कॉमन फॉर्मूला ये बन गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और फुल स्टॉप। आगे बात समझ में? ये इसका एक कॉमन फॉर्मूला हो गया। ये चीज़ आपको थोड़ा अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ और यहाँ बता देता हूँ। भाग 1 में भी बताई थी कि सेंटेंस की पहचान आप कैसे पता करेंगे कि फलाना सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस का है। ठीक है, तो इसके लिए हमें 6 चीज़ों का पता करना है। अगर हमें हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो हमें 6 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला क्या है? पहला है टेंस की, टेंस को क्या करना है आपको? आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम आपको करना है काइंड ऑफ सेंटेंस, कौन से प्रकार का वाक्य है। तीसरा काम आपका क्या रहेगा? आपने वाक्य का प्रकार पता कर लिया है, अब आप पता करेंगे कि इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है और कैसा है। ठीक है, ये पता आपको करना है। अगली बात आती है कि सेंटेंस की वर्ब क्या है, क्रिया क्या है। उससे अगली बात होती है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है। और लास्ट का 6 नंबर आता है हमारे पास, अदर्स कौन कौन है। अदर्स कौन कौन है। अगर आप इन 6 चीज़ों को जान लेंगे तो आप इजी गोइंग में किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश बना सकते हैं। ठीक है ना। आगे जब भी मैं आपसे वाक्य पूछूंगा कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो मैं 1 नंबर पॉइंट बोलूँगा, तो आप आगे के पॉइंट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। ठीक है ना। ओके, तो चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए कुछ ट्रांसलेशन हम कर लेते हैं। यहाँ पर इसको ऊपर खिसका देते हैं साइड में हम, और यहाँ हम पहला ही वाक्य बना लेते हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर लिखवाया था आपको, मैंने परीक्षा में, मैंने परीक्षा के लिए क्या की
कड़ी मेहनत की। ठीक है, ये लो। अब यहाँ पर आपको 6 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। पहला टेंस, ठीक है, टेंस हो गया। ई आया है, ई की मात्रा है, ई की आवाज़ है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। दूसरा काइंड ऑफ सेंटेंस, तो काइंड ऑफ सेंटेंस क्या हो गया? अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि अपने को कौन सा फॉर्मूला उपयोग में लेना है। फिर सब्जेक्ट क्या हो गया? तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं अपन, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस O प्लस OTH, यानी कि अदर्स। ठीक है, तो 2 चीज़ों से हमें पता लग गया यहाँ तक। तो तीसरा सब्जेक्ट है मैंने। ठीक है, तो मैंने को हम क्या कहेंगे? जैसे मैंने आपको बताया था, आई। क्या कहेंगे? आई। फिर दूसरा था वर्ब की सेकंड फॉर्म, कड़ी मेहनत की। ठीक है ना, अब कड़ी मेहनत की तो स्टडी हो जाएगा। ठीक है, स्टडी तो अध्ययन किया था उसने, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे? STUDIED। आई स्टडीड, कैसी? हार्ड। आई स्टडीड हार्ड, आई स्टडी हार्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। अब लेंगे हम ऑब्जेक्ट, किसके लिए? फॉर एग्जाम्स। ठीक है, एक और लेते हैं हम, मैं शनिवार को देर से सोता हूं। या चलिए, मोहन बाजार जाता है, सिंपल वाक्य लेते हैं हम। मोहन बाजार जाता है। ठीक है, तो अब इसका क्या हो गया? बाजार जाता है, नहीं जाता था, सॉरी, जाता था। तो था आया, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस है और अफर्मेटिव वाक्य है। सब्जेक्ट मोहन है, मोहन मतलब एक वचन है, तो मोहन जाता को कहते हैं गो, और सेकंड फॉर्म होती है इसकी वेंट। मोहन वेंट कहाँ जाता है? टू मार्केट। जो मैंने वर्बें आपको पार्ट 1 के अंदर लिखवाई है, उन्हें आप बढ़िया अच्छी तरीके से याद कर लें। ठीक है ना। अब एक करते हैं हम, जैसे कई बार लोग बड़े हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि मैंने हर हफ्ते एक फिल्म देखी। तो ई की मात्रा आ रही है? बिल्कुल। तो सिंपल पास्ट सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव, सब्जेक्ट हो गया आई, तो यहां लिखेंगे आई। देखी को क्या कहेंगे? सा, SAW, आई सा। एक फिल्म, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ए फिल्म। कैसे देखी? एवरी वीक, EVERYWEEK, एवरी वीक। ठीक है, तो इस प्रकार आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य बनाने हैं। अब हम बात करेंगे बी टाइप के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है ना। बी टाइप में क्या होगा? इसका फॉर्मूला यहाँ पर आएगा, सब्जेक्ट, और इसकी HV जो कहेंगे हम वो रहेगी वाज या वर। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हमने बताया था कि इज़ेमार होगी, और यहाँ क्या हो जाएगी? वाज वर, और फिर इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं कहूँ मोहन डॉक्टर था। मोहन कौन था? डॉक्टर। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे हो जाएगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आ गया मोहन था, इसलिए वाज। अब वाज या वर में आपको बता दूं कि ये जो वाज है वो हमेशा किसके लिए आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और ये जो वर है वो किसके लिए आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। अब ये प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको बड़ी अच्छी तरीके से बता रखा है। ठीक है, जैसे एक और सेंटेंस ले लेते हैं हम फटाफट। वे सभी बच्चे थे।
क्या थे? बच्चे। तो इंग्लिश क्या होगी? वे है सब्जेक्ट, दे ऑल वर स्टूडेंट, दे ऑल वर स्टूडेंट। तो ये इस प्रकार बी टाइप के अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए जिसमें किसी चीज़ का होना बताया जाता था, थी, थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो इसको कर लेते हैं हम थोड़ा ऊपर। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो नेगेटिव वाक्य होते हैं, उनमें जो आपके हिंदी वाक्य होंगे, हिंदी वाक्य में एक शब्द आता है नहीं, ये शब्द जरूर आएगा। ठीक है, साथ ही क्या चीज आएगी? साथ ही इसमें आ, ई और ए की आवाज भी आएगी। ठीक है, तो ऐसे वाक्य सिंपल पास्ट टेंस के होंगे। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहां पर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्ब में अपन ने बताया था कि डिड प्लस V1 होता है। ठीक है, अब यह नोट आ रहा है तो डिड के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। जहां भी डिड आएगा, जहां भी डिड आएगा वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डिड ही आएगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा डिड ही आएगी। तो अब हम देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं आपके सामने। एक है मैंने परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन नहीं किया। ठीक है, पहले लिखा था मैंने कड़ी मेहनत, तो अब मैंने अध्ययन शब्द लिया है क्योंकि मैंने वहाँ पर वर्ब है जो स्टडी ली थी। ठीक है ना, तो आपको इजी गोइंग में समझ में आए और ज़्यादा समस्याएं नहीं हो, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो वही 6 नियम लागू करो। टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट, क्योंकि क्या आया है पीछे? या। काइंड ऑफ सेंटेंस नहीं आया है इसलिए नकारात्मक है, इसलिए अपने को फॉर्मूला कौन सा लगाना है? ये वाला। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब डिड ही आनी है, इसलिए सब्जेक्ट यहाँ ज़्यादा महत्व नहीं रखेगा। तो मैं सीधा ही लिखता हूँ सब्जेक्ट आई, फिर क्या लिखेंगे? डिड नॉट। आई डिड नॉट, फिर क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है स्टडी। आई डिड नॉट स्टडी। कैसे स्टडी? हार्ड। आई डिड नॉट स्टडी हार्ड। किसके लिए? ऑब्जेक्ट क्या होगा? फॉर एग्जाम्स। ठीक है, दूसरा वाक्य देखते हैं। अब यहाँ था आया है इसलिए सिंपल पास्ट, नहीं आया इसलिए नेगेटिव, सब्जेक्ट है आई। तो चलिए इस वाक्य को भी बना देते हैं। आई, फिर क्या आएगा? फॉर्मूले में देखिए आप, डिड नॉट, तो यहाँ लगाइए डिड नॉट, फिर क्या लगाइए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तैरना। तो तैरना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्विम। आप स्विम की तीनों फॉर्में याद करेंगे। ठीक है, आई डिड नॉट स्विम कब? ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ अदर्स क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं हो तो अदर्स देखिए आप। ऑन संडे। मैं कब नहीं तैरता? मैं संडे को नहीं तैरता। तो इस प्रकार आपको इस प्रकार के जो रेगुलर नेगेटिव सेंटेंस है वो आपको बनाने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी टाइप के नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो बी टाइप के नेगेटिव सेंटेंस, बी टाइप नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? वही सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब में से कोई एक
फिर हमने यहाँ लिखा था ऑब्जेक्ट पहले वाले अफर्मेटिव में, अब यहाँ पर नोट और जुड़ जाएगा क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं। ठीक है, मैंने पहला वाक्य लिखा था मोहन डॉक्टर था, अब मैं वाक्य को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मोहन डॉक्टर नहीं था। ठीक है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, इंग्लिश होगी मोहन, एक वचन है मोहन इसलिए वह आ जाएगा, मोहन वाज नॉट ए डॉक्टर। ठीक है, चलिए एक और वाक्य ले लेते हैं, जैसे कोई भी वाक्य जैसे अफर्मेटिव में लिया था अपन ने, वे बच्चे थे, तो अब यहाँ ले लेते हैं वे बच्चे नहीं थे, तो दे आर, वहाँ मैंने सभी लिया था, यहाँ सभी हटा दिया, दे आर ली, नो वर, क्या लेंगे वर, इसको मिटा देते हैं, दे वर नॉट चिल्ड्रन, CHILDREN। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बी टाइप के सेंटेंस बनाने सीखने हैं। आपको इस फॉर्मूले के ऊपर ध्यान देना है, उसके बाद में जो 6 का नियम था वो ध्यान रखना है, फिर उसकी इस टेंस की पहचान क्या है वो चीज़ें ध्यान रखनी है, बस, और ज़्यादा टेंस में कुछ भी नहीं है। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप अपने घर पे भी टूटी फूटी अंग्रेज़ी ज़रूर बोलें, जिससे आपकी इंग्लिश थोड़ी मजबूत हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनेंगे ऐसे वाक्यों के, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इंटरोगेटिव थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये इसको मिटा देते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा कि इसमें जो वाक्य होंगे उनके जो उत्तर है वो हाँ या नहीं में दिए जाएंगे। सिंपल इंटरोगेटिव के अंदर क्या मोहन बाजार गया, तो इसका उत्तर क्या होगा, हाँ अगर गया है तो, नहीं गया है तो ना। ठीक है, और बाकी पहचाने वही है। तो सीधा लेते हैं हम इसका एक फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में जैसे मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स लेते हैं, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में इन दोनों की जगह हम क्या लेते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम ये इसका फॉर्मूला बनाएंगे इंटरोगेटिव का। तो सबसे पहले जो डिड है ये हमारा 1 नंबर पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लगा दिया डिड प्लस, फिर इसको यहाँ लेके आ जाएंगे। ठीक है ना, फिर क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर बचा हुआ वाक्य वैसे का वैसा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि प्रश्नवाचक है इसलिए फुल स्टॉप ने आकर के यहाँ क्या लगाएंगे हम, प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग करेंगे। तो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बढ़िया सा सेट करके देता हूँ, वही ज़्यादा अपने को नया नहीं लेना है, अपने को समझना है टेंस को। तो मैं यहाँ वाक्य लिख देता हूँ, क्या मैंने परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन किया, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो सबसे पहले वही 6 का नियम। तो 6 का नियम में वाक्य खत्म आ की मात्रा आवाज से हो रहा है तो वो सिंपल पास्ट टेंस या आ रहा ना। इसके अलावा काइंड ऑफ सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई का भी कोई महत्व है नहीं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी एक है, तो वही डिड आनी है चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। तो सबसे पहले मैं लगा देता हूँ यहाँ पर डिड। ठीक है, डिड लगा दिया। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट हो गया आई, डिड आई, फिर क्या लिखेंगे डिड आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड आई स्टडी हार्ड, फिर अदर्स क्या आ जाएगा फॉर एग्जाम्स और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, एक और देखते हैं हम, क्या मैं रविवार को तैरता था, क्या मैं रविवार को
तैरता था, तो इसका क्या बनेगा? इसका यही था आया है, सिंपल पास्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह है इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट आई हो गया, वर्ब तैरना हो गई, ऑब्जेक्ट अदर्स रविवार हो गया। तो सबसे पहले आप लगाएंगे डिड आई स्विम, डिड आई स्विम, कब? अदर्स क्या हो जाएंगे? ऑन संडे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बड़े अच्छी तरीके से समझने हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव और कक्षा 6 से 12 के लिए हर प्रकार का मटेरियल्स उपलब्ध होगा। मैं आपके लिए पूरी मेहनत करूँगा कि आपको अच्छी अच्छी जानकारी यहाँ पर मिले। अब यहाँ हम बात करेंगे बी टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो यहाँ हम जो ऑक्सिलरी वर्ब है वाज या वर, इसको आगे कर देंगे, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद में अदर्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम प्रश्न बना लेते हैं। क्या, ओह सॉरी, क्या मोहन डॉक्टर था? तो उसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? मोहन एक वचन है इसलिए वाज आएगा, वाज, फिर सब्जेक्ट आ गया, वाज मोहन ए डॉक्टर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, फिर मैंने एक और वाक्य बताया था, क्या वे बच्चे थे? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? वर, क्योंकि बहुवचन है, वर दे चिल्ड्रन। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बी टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। चलिए अब हम चलते चलते WH वर्ड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं थोड़ा इधर। यहाँ हमने देखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये आप यहाँ देखिए। ठीक है, अब इसमें क्या था कि ये डिड से शुरू होते थे, लेकिन अब जो WH वर्ड वाले हैं वो, उनको हम कह देंगे WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा, यहाँ आगे WH वर्ड और जुड़ जाएगा। ठीक है, और चेंज क्या रहेगा? जैसे मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, सीधा यहीं से आपको बता देता हूँ। किसने परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन किया? तो किसने के अर्थ में हो जाएगा हु डिड, यहाँ आई हट जाएगा, हु डिड स्टडी हार्ड फॉर एग्जाम। परीक्षा के लिए किसने कठिन अध्ययन किया, तो इसका इंग्लिश होगा हु डिड, WH वर्ड लग जाएगा। WH वर्ड है वो मैंने आपको पिछले भाग 1 है और 2 है उसके अंदर मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपके आगे WH वर्ड जुड़ जाएगा। दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक के ऊपर जाकर के आप इस टेंस की पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैंने उस पेज के ऊपर, वेबसाइट का पेज है, उसके ऊपर कई सारी एक्सरसाइज की PDF भेजी है आपको, आप उनको निकालें या आप अपने फ़ोन में ही उनको देख करके पेज पे लिख करके उनके ट्रांसलेशन कर सकते हैं, उनके रिक्त स्थान भर सकते हैं, एप्रोप्रिएट वर्ब कौन सी आएगी वो आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, और आपसे एक आग्रह रहेगा, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हैं वो डायरेक्ट आपको आपके फ़ोन से मिल जाएंगे।